Okay, so now we are going to study about the fascicular architecture, यानी कि कैसे किस तरीके से आपकी मसल्स की जो पोजीशंस होती हैं या कैसे वो जुड़ी होती है आपस में, वो प्रेजेंटेशन कैसे आती है। तो फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड साइज ऑफ मसल फाइबर। जितना ज्यादा आपके मसल फाइबर नंबर्स में होंगे उतने ही ज्यादा उसके मसल फाइबर साइज में होंगे। रेंज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फाइबर होती है, कितनी रेंज आती है जितना उसका मसल का फाइबर लंबा होगा। और क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ फेसिकुलाई, मतलब जो उसके फाइबर्स हैं वो किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं मसल को। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, पैरेलल टाइप का है जिसमें दोनों लाइनें एक साथ चल रही है, मतलब दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं उसका मतलब है पैरेलल। और इसमें मसल फाइबर दोनों एक साथ चल रहे होंगे, तो ये आपकी पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगी। उसके बाद में आता है ऑब्लिक, एक सीधा चल रहा है दूसरा इस तरीके से टेढ़ा जा रहा है, वो ऑब्लिक पैटर्न आएगा। और ऑब्लिक पैटर्न के अंदर अगर मसल फाइबर लगे होंगे तो उसको आप ऑब्लिक मसल फाइबर बोलेंगे। स्पाइरल जो है वो घुमावदार, जैसे आपका डीएनए का मॉडल होता था स्पाइरल वाला, वैसे स्पाइरल ये चीज है। अगर ये भी अरेंजमेंट आपको मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। देन आता है आपके पास में क्रूशिएट, यानी कि एक तो ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, दोनों आ तो स्पाइरल रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। मसल फाइबर दोनों अलग अलग तरीके के अगर एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाते हैं तो वो आपका क्रूशिएट कहलाता है। अब सबसे पहले देखते हैं पैरेलल फेसिकुलाई कौन से होते हैं। फेसिकुलाई आर पैरेलल टू लाइन ऑफ पुल, यानी कि फेसिकुलाई जो है जहां से वो शुरू हुए हैं वहां से वो पैरेलली चल रहे हैं, मतलब एक साथ एक दूसरे के चल रहे हैं। और ये जो है ये मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन जो जहां जिस जॉइंट पर मिलता है उनके सराउंडिंग जो मसल्स होंगी वो पैरेलल टाइप की होंगी। इसके सब टाइप हैं जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, यानी कि थायरॉइड जो मसल है वहां पर मिलेगा। फिर है आपके पास में सेकंड स्ट्रैप लाइक, ये आपके सार्टोरियस जो थाई मसल्स हैं, थाइज में जो मसल्स हैं उनके अंदर से एक है आपके पास में सार्टोरियस मसल, जिसकी अटैचमेंट जो है आपके पास में स्ट्रैप लाइक रहती है। तीसरी है स्ट्रैप लाइक बट विद टेंडनस इंटरसेक्शन, उसमें टेंडन्स के इंटरसेक्शंस बीच बीच में आते हैं, जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनिस। ये भी आपकी पैर की मसल्स के अंदर आती है रेक्टस एब्डोमिनिस। और उसके बाद में आते हैं आपके पास में फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म जो आपकी बाइसेप ब्रेकियाई हाथ की मसल्स हैं उसके अंदर आती है, जिसमें चल तो वो एक साथ ही रही है लेकिन ऊपर से एक बंडल के साथ में अटैच हो रही है तो वहां पे घूम जा रही है, फिर नीचे आकर फिर फैल जाती है बीच में और फिर नीचे आके एक दूसरे से फिर से अटैच हो जाती है। इसके तीनों पैटर्न्स इसने आपको दिखा रखे हैं, ये तीन तरीके से आपको मिल जाती है। उसके बाद में आता है आपके पास में ऑब्लिक, यानी कि टेढ़े किस तरीके से मिलते हैं। फैसिकुलाई ऑब्लिक टू लाइन ऑफ पुल, जहां से उनको खींचना होता है उधर से उनकी फैसिकुलाई जो है टेढ़ी लाइन में चली जाती है। इससे आपकी पावर जो होती है वो इंक्रीज रहती है, यानी कि हाथ में या पैर में जहां पर भी ये मसल होंगी वहां पे पावर ज्यादा रहेगी, लेकिन रेंज ऑफ मोशन जो है यानी कि टोटल उसकी अमाउंट जितना वो पॉसिबल वर्क कर सकती है वो कम हो जाएगी। इसमें भी तीन चार तरीके के आगे आगे डिफाइन किए हुए हैं, जैसे सबसे पहले ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर आप सबसे पहले डायग्राम में देख रहे हो, त्रिभुजाकार आकृति है। ये आपकी टेम्पोरेलिस मसल के अंदर मिलती है। ये नाम बताए हुए मसल्स के, और इन मसल की अरेंजमेंट और इनका फंक्शन ये सब चीजें आपको एनाटॉमी की क्लास में देखने को मिलेगी। फिर है आपके पास में यूनिपिनेट, यानी कि एक ही पिनेट, जो कि आपको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस नाम की मसल में मिलेगी। इसमें आप सेकंड डायग्राम देख सकते हो। देन आपके पास में है बाइपिनेट जिसमें दो हैं, वो आप रेक्टस फेमोरिस के नाम पर देख सकते हो, जिसमें आपका थर्ड है। फिर है आपके पास में मल्टीपिनेट, यानी कि डेल्टोइड मसल जो आपके हाथ में रहती है, उसकी पिक्चर है जो सबसे लास्ट में दिखाई गई है। फिर है आपके पास में सर्क्यूम्पिनेट, यानी कि गोलाकार टाइप में, जो कि आपकी टिबियलिस एंटीरियर पैर की मसल के अंदर आती है। फिर है आपके पास में स्पाइरल और ट्विस्टेड। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेपीजियस मसल, लेटिसमस डोर्साई और पेक्टोरलिस मेजर। क्या आप इसमें तीनों मसल को जानते हो? क्या किसी को पता है इनमें से कौन सी मसल कौन सी है? आप देखो सबसे पहले, आपको दोनों पिक्चर्स में ये डिफरेंस तो नजर आ रहा है ना, एक तरफ से वो सामने की तरफ से दिखाई दे रहा है, एक तरफ वो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इतना पता चल रहा है सब लोगों को? जी भाई।
तो अब आप यस देखोगे मैम। कि ट्रेपीजियस डोरसाई जो पीछे की तरफ की जो मसल्स हैं, वहां पर आपके पास में जो सबसे ऊपर गर्दन से लेके नीचे तक आ रही है और शोल्डर तक भी जा रही है, वो मसल आपकी ट्रेपीजियस है। और जो लेटिस्मस डोरसाई है वो पूरी नीचे तक जा रही है, जो कि रीढ़ की हड्डी तक मिली हुई है। और दूसरी तरफ जहां पर आदमी सामने की तरफ देख रहा है, वहां पर आपको पेक्टोरलिस मेजर जो उसकी रिब केस के ऊपर ढकी हुई मसल है और स्टर्नम के बिल्कुल पास में से शुरू हो रही है, और एकदम आप जिसको छाती के सामने की मसल बोलते हैं, वो आपकी पेक्टोरलिस मेजर है। यहाँ की मसल्स की जो अलाइनमेंट है, ये स्पाइरल और ट्विस्टेड टाइप की है, मतलब घुमावदार टाइप की मसल की अरेंजमेंट है यहाँ पे। उसके बाद में आता है आपके पास में क्रूशिएट फैसिकुलाई। क्रूशिएट फैसिकुलाई आर क्रॉस्ड, ये हमेशा क्रॉसिंग में रहती है, जिसमें आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और मैसेटर मसल आती है। मैसेटर यानी कि जो जबड़े के पास की मसल है, जो आपको इस आदमी के मुंह में दिखाई दे रही है। और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो मसल है, ये आपको गर्दन के पास में दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल गर्दन से, कई बार आप लोग कभी कभी अगर गर्दन को ट्विस्ट करके इस तरीके से देखते हैं, सपोज अगर ये मेरा ये जो मसल इधर से दिखाई देती है, क्या आपको दिखाई दे रही है ऐसे मुड़ने पे? ये ऐसे वाली यस जी मैम। मैम। मेरे अंदर दिख रही है? यस मैम। दिखी? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो ये आपकी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है, ये ऐसे क्रूशिएट अलाइनमेंट में बनी होती है। ठीक है। अब इनके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मसल कैसा काम करने वाली है। एक्शन के डिपेंड करने पे हम लोग इसको फर्दर चार टाइप में डिवाइड करते हैं। एक प्राइम मूवर, दूसरा एंटागोनिस्ट, तीसरा फिक्सेटर और चौथा सिनर्जिस्ट। प्राइम मूवर यानी कि जो मूवमेंट करवाने के लिए सबसे जरूरी मसल है, प्राइम मूवर। पहले देखते हैं प्राइम मूवर क्या है। मसल और ग्रुप ऑफ मसल दैट ब्रिंग अबाउट अ डिजायर्ड मूवमेंट। जब हमें कोई मूवमेंट लानी होती है, तो ये मसल या इस मसल का ग्रुप जो है वो मूवमेंट को क्रिएट करवाता है। ग्रेविटी में ऑल्सो असिस्ट, इनके केसेस के अंदर ग्रेविटी भी इनके साथ में काम कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेकियालिस है एट फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जो आपका कोहनी का जॉइंट है, वहां पर अगर एल्बो को आपको फ्लेक्स करना है, तो फ्लेक्स करने के लिए ब्रेकियालिस मसल जो है वो काम में आती है। आप अपने हाथ पे, यहाँ पे हाथ रखो और फिर उसके बाद में हाथ को फ्लेक्स करके देखो, आपको एक मसल हिलती डुलती दिखाई दे रही होगी। करके देखो, दिख दे रहा है दिखाई? यस मैम। ये है। यस मैम। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। फुल कर दिया अभी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको एरो के निशान से दिखाया गया है कि कैसे उसको कॉन्ट्रैक्शन में लेके आना है। अब आप उसको कॉन्ट्रैक्शन में लेके आ रहे हो, आपको मसल का पता चल गया कि कहाँ से उसका ओरिजिन है और कहाँ पे उसका इंसर्शन है। तो ये जो मसल है आपकी ब्रेकियालिस, ये आपकी एल्बो के जॉइंट से मसल, हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। और कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, इसलिए इसका मतलब ये है प्राइम मूवर, यानी कि ये वो मसल है जो सबसे ज्यादा इस काम को करवाने के लिए सक्षम है। दिखा इस मसल को आपने, ब्रेकियालिस को आपने अपने हाथ में भी फील कर लिया और पिक्चर में भी देख लिया, दिख गया सबको? यस मैम। जी मैम। दूसरा है एंटागोनिस्ट, यानी कि उल्टी, यानी कि ऑपोजिट। मसल और ग्रुप ऑफ मसल दैट डायरेक्टली अपोज द मूवमेंट अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो मूवमेंट हमें करवानी है, बिल्कुल उसका उल्टा काम करवाने वाली मसल ये होती है। ये रिलैक्स और कंट्रोल मूवमेंट टू टेक मेक इट स्मूथ, जर्क फ्री और प्रिसाइज। इनका काम क्या है? ये उस मूवमेंट को स्मूथ रखती है, झटका नहीं आने देती, और उसको बिल्कुल फाइन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से उसका काम करवाती हैं। काम दोनों क्या करेंगी? प्राइम मूवर जो है वो हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एंटागोनिस्ट जो है वो उसको कोऑपरेट करेंगी। एंटागोनिस्ट हालांकि बिल्कुल उल्टी साइड में होती है और इनका काम जो होगा वो दूसरा होता है, यानी कि इनका मेन फंक्शन तो इस कोई और होगा, लेकिन यहाँ पर ये उसको असेस कर रही है कि उसका जो मूवमेंट है वो क्लियर रहे। तो इसमें क्या, कौन हेल्प कर रहा है? उनकी ट्राइसेप हेल्प कर रहा है एल्बो पे। बाइसेप्स आपने देख रखी है, पहली पिक्चर के अंदर आपको बाइसेप अच्छे से दिखाई दे रही है, दोनों पिक्चर जी मैम। दिखाई दे यस रही है मैम। अच्छे से। और उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि उसने हाथ को
पहले तो ढीला छोड़ा हुआ था, फिर उसने कोहनी को मोड़ा है। अब मोड़ने के टाइम में आपने देखा कि बाइसेप की मोटाई देखो आप, पहले पतली थी फिर मोटी हो गई मोड़ने के टाइम पे। और जो Yes, ma'am. से लगी हुई है वो पतली, पहले इतनी मोटी नहीं थी, पहले मोटी ज्यादा थी, उसके बाद में वो पतली हो गई है क्योंकि वो लंबाई में खिंच गई है। ट्राइसेप का मेन फंक्शन जो है वो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में नहीं आता, फ्लेक्शन बाइसेप करवा रही है। ट्राइसेप जो है वो बिल्कुल उसके उल्टा काम करती है, एक्सटेंशन का काम करती है। लेकिन वो क्या करती है, सपोर्ट जरूर करती है। अगर बाइसेप काम कर रही होगी तो वो उसको सपोर्ट करेगी कि उसके मूवमेंट में कोई झटका नहीं आए और स्मूथ उसकी मूवमेंट रह जाए। उसके बाद में आता है आपका फिक्सेटर या फिर फिक्सेशन मसल, की कहाँ पर कौन सी मसल फिक्स्ड रहती है। ये पिक्चर में आपको अलग अलग तरीके की मसल्स दिखाई गई हैं। ये फर्स्ट ईयर में जब आप अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो ये सारी मसल्स आपको जोड़ जोड़ के दिखाई जाएगी कि कहाँ पे कौन सी मसल है। ये क्या करती है, स्टेबलाइज द पार्ट एंड देयर बाय मेंटेन द पोजीशन व्हाइल प्राइम मूवर्स एक्ट। जैसे मैंने अपने हाथ को इस तरीके से करके रखा, अगर ये करके रखा है मैंने, तो ये जो मेरी बाकी की फिक्सेटर मसल है ये हेल्प किस में करेंगी कि मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकूं। जैसे कि मसल होल्डिंग स्कैपुला स्टेडी आर एक्टिंग एज फिक्सेटर व्हाइल डेल्टोइड मूव्स ह्यूमरस। जैसे ही डेल्टोइड ने ह्यूमरस को मूव किया, बाकी की सारी मसल एक्शन में आ जाएंगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद में आता है आपके पास में सिनर्जिस्ट, स्पेशल फिक्सेशन मसल है ये। पार्शियली ये एंटागोनिस्ट यानी कि उल्टी भी रहती हैं। When a prime mover crosses two or more joint, synergist prevent undesired action of intermediate joints. अब एक बार कई बार ऐसी मसल्स होती हैं जो एक जॉइंट से क्लियर करके दूसरे जॉइंट तक आ रही होती है। अगर वो दो जॉइंट क्रॉस कर रही है या दो एक जॉइंट उसने क्रॉस कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जॉइंट उसमें कोई और एक्शन लाने की कोशिश करे, लेकिन वो मसल जो है वो इतनी पावर रखती है कि उसका चेंज नहीं होने देती। ये कहलाते हैं आपकी सिनर्जिस्ट। ये तो था आपका सारा जो आपको पढ़ना था, जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि कितने टाइप की और कितने पैटर्न की किस तरीके से मसल होती है। ये मैंने आपको सारा पिक्चर्स के साथ में दिखा दिया है। अब हम लोग बुक पे आ जाते हैं। अब हम बुक से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बुक दिखा रही हूँ मैं आपको। सबको विजिबल हो रही है बुक? Yes, ma'am. Yes, जी ma'am. मैम। ठीक है, तो पिक्चराइजेशन मैं दिखा चुकी हूँ सारी। अब मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रही हूँ, इसके अंदर जो कुछ चीजें कुछ काफी सारी चीजें रिपीट होंगी, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप, अरेंजमेंट ऑफ द fasciculi ऑफ द मसल। यहाँ पे आप अरेंजमेंट देखने वाले हैं। मसल fasciculi आर अरेंज्ड इन 3 पैटर्न, पैरेलल, ऑब्लिक और सर्कुलर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। सबसे पहले आती है आपके पास में पैरेलल। Fasciculi muscle having the strong action and also higher the range of motion। यहाँ पर सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन आती है, ये आप जानते हो। These muscles are again divided into 4 variety। इनके पास में और ज्यादा वेराइटीज है, जैसे कि स्ट्रैप मसल, फ्यूसिफॉर्म, रोम्बोइडल और ट्रायंगुलर। ये हम देख चुके हैं। स्ट्रैप मसल कौन सी है? इन दिस मसल fasciculi आर पैरेलल विद ईच अदर एंड रन टोटल लेंथ ऑफ द मसल एंड एंड इन फ्लैट टेंडन। ऊपर से जहां से ये शुरू होंगी वहां से तो नॉर्मल चलेगी सारी मसल फाइबर एक साथ आके, फिर नीचे आके फ्लैट हो जाएंगी, एकदम चपटी हो जाएंगी। जैसे कि आपकी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड नीचे आके एकदम चपटी हो जाती है, या फिर स्टेलॉइड जो कि बिल्कुल नीचे आके चपटी हो जाती है। उसके बाद में आपके पास आता है फ्यूसिफॉर्म। The fasciculi are parallel to each other and run full length of the muscle and terminate in the flat tendon। जो मसल होगी फेसिकुलाई वो पैरेलल चलती है एक दूसरे के बिल्कुल पूरी लेंथ तक, और जब टर्मिनेट करना होगी तब वो भी टेंडनस हो जाएगी नीचे की तरफ। बट मस्कुलर पार्ट इज मोर बल्कि, लेकिन जो मसल का पार्ट होगा वो ज्यादा गर्थ वाला और ज्यादा मोटापे वाला होगा। जैसे आपने बाइसेप्स में अभी आपने देखा, ऊपर से मोटा था नीचे से पतला था, इस तरीके से वो शो होता है, वो फ्यूसिफॉर्म होता है। जैसे कि आपका बाइसेप या ब्रेकियोरेडियालिस, वो भी आपकी हाथ की मसल है। तीसरा है रोम्बोइडल। दीज मसल्स आर रोम्बोइड शेप और क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंगुलर शेप, यानी कि चोरस शेप के अंदर आती है। द मसल हैविंग द ब्रॉड अटैचमेंट विद द ब्रॉड फ्लैट टेंडन। इसमें मोटापा जो ऊपर होगा वो नीचे भी फ्लैटनिंग में आ जाएगा। जैसे कि आपका रोम्बाइडस मेजर और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये मसल की नाम है। जो आपकी रोम्बोइडस है वो भी शोल्डर के अंदर मिलती है और प्रोनेटर है वो भी शोल्डर में मिलेगी।
फिर आपके पास में आता है ट्रायंगुलर, द मसल हैविंग द स्प्रेड fasciculi which end with the flat and small tendon, these are triangular on fan shaped। ठीक है, और ऊपर से फैन की तरह दिखने वाले शेप में ये आ जाते हैं। ये आपको पेक्टोरलिस मेजर में मिलेंगी, जो आगे छाती के ऊपर जो मसल आती हैं, और टेम्पोरलिस में मिलेंगी। इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको स्ट्रैप लाइक दिखाई गई है, फिर आपको फ्यूसिफॉर्म दिखाई है, जो बीच में से आप देख रहे हो मोटापा है और साइड में पतलापा आ रहा है। रोम्बोइड आपको दिखाई गई है, क्वाड्रिलर जो कहते हैं, चोरस, चौकोर जिसको बोलते हैं, और ये आपको ट्रायंगुलर दिखाई गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑब्लिक टाइप के अंदर, द मसल आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग फाइबर बट द लेस रेंज ऑफ मोशन कैपेसिटी। यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, लेकिन मसल के अंदर पावर ज्यादा रहेगी। जैसे आपने पहले वाली में देखा, वहां पे रेंज ऑफ मोशन फुल रहता है, ज्यादा रहता है। इसके अंदर भी 3 टाइप हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट, यानी कि 1 पिना, 2 पिना, 3 पिना। In this variety, the fasciculi are short and tendon runs maximum length to the muscle। यहाँ पे आपके जो fasciculi's होंगे वो short होंगे और टेंडन पूरी मसल के ऊपर दौड़ेगा। First है यूनिपिनेट, the muscular fasciculi are arranged in one side of the tendon। एक ही टेंडन की साइड में सारे fasciculi अरेंज होंगे, यानी कि अगर एक लेयर ऐसे जा रही तो दूसरी लेयर भी ऐसे, तीसरी लेयर भी ऐसे, चौथी लेयर भी ऐसे। ये आपको टिबियालिस एंटीरियर पैर की मसल है, ईडीएल एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ये भी पैरों की मसल है। ये तीनों आपको मसल पैरों में दिखाई देंगी। आप ये देख सकते हो तीनों एक ही लाइन के अंदर चल रही हैं और एक तरफ आके मुड़ रही हैं, कि आपका यूनिपिनेट है। बाइपिनेट में आप देखोगे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और मल्टीपिनेट के अंदर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, फिर कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर कोई इधर जा रहा है, और फिर कोई इधर जा रहा है। बाइपिनेट fasciculi आर अरेंज्ड इन बोथ साइड ऑफ द टेंडन, दोनों तरफ चलती हैं ये इंट्रोशियस मसल ऑफ हैंड, यानी कि हाथ की जो इंट्रोशियस मसल्स हैं वहां पर ये मिलती हैं आपको। मल्टीपिनेट जो है, मेनी टेंडन्स आर हैविंग बोथ साइड fasciculi अरेंजमेंट, यहाँ पे अलग अलग टाइप की fasciculi अरेंजमेंट होगी, जैसे आपकी डेल्टोइड हाथ की मसल में आपको देखने को मिलती है। तीसरी चीज है आपके पास में fasciculi जो सर्कुलर मोशन में आती है। सर्कुलर मसल फाइबर में fasciculi are arranged in circular manner to help to close an orifice, यानी कि एक छेद को कवर करने के लिए जैसे सर्कुलर मोशन में आती हैं, वैसे ये मूवमेंट में आती हैं। ये आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में मिलती हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मतलब कि एनस जो है आपका, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, वहां की मसल की ये अरेंजमेंट रहती है। और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है, ये आपकी फेस की मसल के अंदर आती है। ये आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन, इस तरीके से ये मसल की अरेंजमेंट रहती है। तो ये थी आपके पास में डिफरेंट फैसिकुलेशन, जिसकी अरेंजमेंट के अंदर आपके मसल फाइबर अरेंज्ड रहते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है एनाटॉमिकल मूवमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि मूवमेंट क्या होती है। अभी मैं ऑलमोस्ट आपको सारी मूवमेंट करके दिखाने वाली हूँ मेरे हाथ के ऊपर। तो हाथ को आप लोग मुझे, हाँ, अभी देख सकते हो कि मेरा मुंह सामने की तरफ है और दीवार की तरफ है। ठीक है, अब आप लोगों को मूवमेंट दिखाने वाली हूँ हाथ पर कि कौन सी मूवमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आती है आपके पास में फ्लेक्शन। बेंडिंग मूवमेंट रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट होती है जो कि एंगल्स को बदल देती है जो आर्टिकुलर सरफेस के हैं। यानी कि जैसे मेरा हाथ साइड लाइन में लटका हुआ था, हमेशा मेरा हाथ साइड लाइन में लटका के रहते हैं सब लोग, अब मैंने इसको फ्लेक्शन में लेके जा रही हूँ। ये मेरा हाथ जो मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, ये मेरी मूवमेंट जो है वो फ्लेक्शन की तरफ है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, दूसरा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हुआ है, स्ट्रेचिंग मूवमेंट होती है विच इंक्रीज द एंगल बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप लोगों की तरफ मुंह मैंने फेस किया है, ये पहले मेरा हाथ आगे की तरफ था, अब मेरा हाथ पीछे की तरफ गया। पीछे की तरफ हाथ दिख रहा है मेरा, उल्टा दिख रहा है हाथ। जी मैम। ये पीछे की तरफ गया मेरा हाथ, पहले ऐसे था फिर ये पीछे की तरफ गया, इसका मतलब ये एक्सटेंशन हुआ है मेरे हाथ में। फिर है मेरे पास में एबडक्शन। बोनी सेगमेंट मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जब हमारा बोन जो है मिड लाइन से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ऐसे मेरा हाथ था, अब मेरा हाथ ऐसे हो गया है, साइड लाइन में दिख रहा है। यस मैम। जी मैम। ये एबडक्शन है। अब एबडक्शन तो ऐसे मैंने हाथ में ऊपर लेके गया, अब मेरे हाथ को नीचे मैं अपनी बॉडी की तरफ वापस ले आऊंगी, ये क्या हो जाएगा मेरा एडक्शन।
उसके बाद में आता है आपके पास में मीडियल रोटेशन या फिर लेटरल रोटेशन। रोटेशनल मूवमेंट जो होती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ऊपर, अगर मिडलाइन की तरफ आएगा तो मीडियल, और मिडलाइन से दूर जाएगा तो लेटरल होगा। अब आप देखो कि जैसे अगर मेरा हाथ इस तरीके से, आपने मेरे एल्बो को देखा, मैंने, ओके, देख पा रहे हो मैंने एल्बो इसको, अभी दिख रहा है टेबल पे मेरा एल्बो दिख रहा है, जी मैम। Yes, ma'am. और मेरा रिस्ट जॉइंट भी दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने हाथ अपना अंदर की तरफ किया, जो मैंने चेस्ट की तरफ किया, ये मैंने अपना हाथ कहाँ लेकर आया, मिडलाइन। तो ये मेरा क्या था, मीडियल रोटेशन। उसके बाद में मैंने फिर न्यूट्रल पोजीशन पर ले आया। अब मैं अगर इसे बाहर की तरफ ले जा रही हूँ तो क्या हो गया मेरा, लेटरल। लेटरल रोटेशन। लेटरल। ठीक है, हो गया क्लियर सबको। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये आपका मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन था। मीडियल रोटेशन को आप इंटरनल रोटेशन भी बोल सकते हो, और लेटरल रोटेशन को आप एक्सटर्नल रोटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर आता है आप सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन मतलब मेरा हाथ मैंने हर तरफ से घुमा दिया, पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका सर्कमडक्शन आता है। फिर आपके पास में लास्ट की मूवमेंट आ रही है इनवर्जन और ईवर्जन। इनवर्जन और ईवर्जन का मतलब ये है, मान लो ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा पैर का पंजा है। अब अपने अपने पैरों के पंजे पे क्या करना है, ऐसे करो पैर के पंजे को, किया सबने। जी मैम। ये मूवमेंट जो आपने पैर के पंजे को ऐसा था और ऐसे किया, ये इनवर्जन है, और बाहर की तरफ किया, इनवर्जन है। बाहर की तरफ आपका पैर जो होगा वो कम जाएगा, अंदर की तरफ ज्यादा आएगा, रेंज ज्यादा आती है हमेशा। ये इनवर्जन और ये आउटवर्जन यानी कि ईवर्जन। ठीक है, फिर है आपके पास में डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। हमेशा जो ये काला सरफेस होता है, ये डार्क सरफेस है, ये आपका डॉर्सल साइड है। और दूसरा जो सरफेस होता है, अगर पाम है, मतलब हथेली है, तो पामर सरफेस। जैसे आप पैर, डोर्सीफ्लेक्शन है, अगर आपने पैर को सीधा रखा और अपनी तरफ ऐसे ऊंचा किया तो वो क्या किया आपने, डॉर्सीफ्लेक्शन, यानी कि जो काला सरफेस था उसको ऊपर की तरफ मोड़ा, तो ये आपने क्या किया पैर में, डॉर्सीफ्लेक्शन। और पैर को नीचे की तरफ लटका दिया तो क्या किया आपने, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, Class reflection. Yes, ma'am. उसके बाद में आता है आपके पास में प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन क्या है, आपके शोल्डर गर्डल दिख रहे हैं, उनको आगे की तरफ लाना, ये आपने क्या किया है, प्रोट्रैक्शन। ऐसे मैं नॉर्मल हूं और फिर मैंने आगे की तरफ लाया, प्रोट्रैक्शन। फिर मैंने पीछे की तरफ ले जाया, पीछे की तरफ गया, अब नॉर्मल, पीछे की तरफ गया और नॉर्मल। तो पीछे की तरफ जाना यानी कि रिट्रैक्शन। फिर है आपके पास में सुपिनेशन और सुपिनेशन क्या है, ये हाथ अगर मेरी हथेली बाहर की तरफ है तो ये सुपिनेशन है। अगर हथेली बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है और काला हिस्सा बाहर की तरफ है तो ये प्रोनेशन है। और अगर आप स्लीपिंग टाइम में देखोगे तो सीधा छत की तरफ मुंह करके सोओगे तो आप सुपाइन सोओगे। अगर आप उल्टा सोओगे, मुंह आपका जमीन की तरफ होगा, तो आप प्रोन सो रहे हो। ठीक है, उसके बाद में एलिवेशन और डिप्रेशन। मेरा शोल्डर है, नॉर्मल है, अब मैंने उसको जैसे श्रगिंग करने के लिए, या फिर हम कई लोग कई बार कहते हैं ना, क्यों क्यों क्यों, ऐसा मूवमेंट करते हैं ना कई बार, जैसे कभी कोई हमें बोलता है कुछ, Yes, क्यों ma'am. क्यों क्यों। तो ये शोल्डर्स आपने अपलिफ्ट किए, अपने ऊपर उठाए हैं, ये क्यों ऐसा बोलने के लिए, तो ये आपका एलिवेशन था। ठीक है, फिर जब आप उदास हो जाते हो, आप ऐसे नॉर्मल बैठे थे और फिर आप एकदम से, आपको कोई सैड न्यूज मिल गई और आपका दिल टूट गया एकदम से, दिल टूटते ही आपके कंधे क्या होते हैं, लटक गए, लटक गए, लटक गए, तो इसको बोलेंगे हम डिप्रेशन। तो जब खुश हो जाओगे तब तो आप बोलोगे क्यों क्यों, और जब आप दुख में हो जाओगे तो ऐसे लटक जाएंगे, तो अगर आपका नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ, डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन। जितेंद्र क्या बोल रहे हो जितेंद्र, डिप्रेशन में आना। तो दिमाग से नहीं आ रहा, सिर्फ कंधा कंधा आ रहा है डिप्रेशन से। हाँ यही तो बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब दुख में आते ही आपका कंधा लटक जाएगा, मतलब आपका कंधे पे डिप्रेशन की मूवमेंट हुई है। अब भी ये मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि किसी को किसी भी तरीके की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी से पूछा है कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन, या फिर प्रोट्रैक्टर, रिट्रैक्टर, डिप्रेसर, एलिवेटर,
इन सब में से किसी भी मूवमेंट में किसी को कोई परेशानी, किसी को कुछ समझने में दिक्कत आई है तो मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। मैम आज सुबह पढ़े हम ये एनाटॉमी में। पढ़ चुके हो? हाँ मैम सुबह पढ़े थे। यस मैम। यस मैम। बता नहीं सकते थे? मैं ऐसे ही मेहनत कर रही थी इतनी सारी। मुझे लगा कि किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ। तो मैम ज्यादा समझ में आ तुम बड़े चालाक बच्चे हो यार, सारे के सारे ज्यादा समझ में आ। मैं एनाटॉमी नहीं तो पढ़ा रही ना, मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और मेरा कितना टाइम बच जाता है एकदम से, मैं ऐसे छलांग मार के रेंज ऑफ। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता है। पारुल बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है पारुल, चलो ठीक है। तो मेरा नुकसान तो हो गया, तुम्हारा फायदा हो गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इन मूवमेंट में? सबको सारी मूवमेंट। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बदला दूंगी मैं किसी दिन इसका, ठीक है ना? ठीक है मैम, ले लेना। भूलना मत, मैं भूलती नहीं हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हो रजनीश? मैम कॉलेज में आएंगे तो मिठाई खिला दीजिएगा हम लोग को। खाने पीने के बदले नहीं लेती हूँ मैं बेटा, काम के बदले लेती हूँ। अच्छा काम बोलूंगी तुम लोगों को अब, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे से काम करवाया एक्स्ट्रा, तो अब मुझे भी तो काम करवाने का ही बनेगा ना। हिसाब बराबर का होना चाहिए, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा ही मैं आपके साथ में करूंगी। ऐसे थोड़ी है कि मैंने कोई गलती करी और आके तुम्हें टॉफी खिला दी तो तुम नहीं। हिसाब बराबर का रखेंगे। मैम मैम झगड़ा करना झगड़ा नहीं यार, ये तो बराबरी की बात होती है ना। जैसे अगर मेरे से तुम काम करवाया तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा काम करवा लूंगी, हिसाब बराबर। अब कभी मेरे को ऐसा नहीं यस लगेगा मैम। ना किसी भी मेरा कोई उधार चल रहा है, आप लोग भी चिल करोगे, हाँ ठीक है, हमारा मैम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हिसाब एकदम न्यूट्रल है। अभी तो आप लोग डाउट, उसमें डाउट में आ गए हो। आप लोगों ने मेरे से, मतलब मैं अब पॉजिटिव में हूँ, आप लोग उधारी में चल रहे हो अब। तो मैं देखती हूँ किसी दिन कैसा काम बताती हूँ तुम लोगों को। मैम नेक्स्ट टॉपिक डबल ओके मैम। सुन देना। नेक्स्ट टॉपिक क्या करे जितेंद्र? डबल बार समझा देना, हो जाएगा हिसाब बराबर। डबल बार मैं ही समझा दूं तो हिसाब कैसे बराबर होगा? डबल बार तुम कहो कि मैम नेक्स्ट टॉपिक हम समझा देंगे, आप रहने देना, हमें आता है तो मैं मानू कि हाँ ठीक है हिसाब वो तो बराबर हो गया। आप अभी समझाए फालतू हम समझाए बात एक ही है, और तो आप बात, समझाए वर्षा मैं बात समझाए एक एक ही ही है बात क्या? है। पूरी क्लास से एग्री एग्री करवा लो जितेंद्र, सारी क्लास तुमसे एग्री नहीं करेगी। सारी क्लास को एक मत हो चाहिए, सारी क्लास क्लास बोलेगी कि मैं गलत। एग्री है मैम, क्लास कुछ तो नहीं एग्री है मैम। कहेंगे। अच्छा, भी रेंज ऑफ मोशन अगर जितेंद्र आप लोगों को समझाएगा तो किसी को कोई परेशानी है? सारी क्लास चुप है सब हाँ बोल दो। जितेंद्र। सारी क्लास चुप है जितेंद्र, सबकी। देखो मैम एग्री है ना। सारी क्लास चुप है, इसका मतलब कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। अब देख लो तुम्हारी क्लास की यूनिटी, देखो तुम लोग। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसे तो। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं वो है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि कितनी मूवमेंट हम किसी जॉइंट पर लेकर आ सकते हैं। तो पहले इसका मतलब जो चीजें हैं, अब ये बता दो कहीं रेंज ऑफ मोशन भी पढ़ के बैठे हो तो। नो मैम। नो मैम। नो हाँ मैम। ठीक है, वही पढ़ाने के बाद में बोलो ये तो हमारा पढ़ा हुआ था। चलो, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी जॉइंट के ऊपर मूवमेंट है, चाहे तो अंदर से फोर्स लगाओ चाहे बाहर से फोर्स लगाओ, मूवमेंट आ सकती है। जैसे कि ये मेरी एल्बो थी, अब मैं चाहूं खुद के हाथ से इसको ऐसे कर लूं, या मेरी एल्बो ऐसे सीधी डीली पड़ी थी, मैंने फोर्स लगा के इसको नीचे कर दिया, या मैंने इसको फोर्स लगा के ऊपर कर दिया, तो बाहर से फोर्स मिला तब भी इस पे मूवमेंट आ गई, बाहर की नई फोर्स दूं तब भी मैं इस पे मूवमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। लेकिन अगर मेरी हाथ पैरालाइज हो जाए, मेरे हाथ में पैरालिसिस हो जाए, मेरे हाथ मूव ना करे, तो कौन करेगा मेरे लिए ये सब? फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे मेरे लिए। मैं अपने थेरेपिस्ट जाऊंगी, अब मेरा हाथ मुझसे तो ऊपर नीचे हो नहीं रहा, अब फिजियोथेरेपिस्ट उसको ऊपर करेगा, उसको नीचे करेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, तो इससे क्या होगी, मेरी मसल फिर से रिट्रेन होगी, वो मूवमेंट करना फिर से सीखेगी।
The internal force can be produced by the muscle and the external force may be produced by manually or mechanically. इंटरनल फोर्स आपकी मसल देगी आपको, एक्सटर्नल फोर्स या तो आप मैनुअली अपने दूसरे हाथ से खुद से ही कर लोगे या फिर कोई मशीन लगा लोगे जिस मशीन आपको पूरा हाथ का मूवमेंट करवा देगी। द मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट रिजल्ट इन एंगुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर जॉइंट। जिस भी मूवमेंट पे जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है वहां पर एक एंगल तो बनता है। जैसे ये न्यूट्रल मेरा हाथ था, अब मैंने अगर इसको, आप ऐसे देखो, ये न्यूट्रल मेरा हाथ था, फिर मैंने क्या करा, इसको ऐसे किया, तो क्या ये एक एंगल क्रिएट हो गया? जी मैम। नीचे कर दिया, यस मैम। नीचे कर दिया तो ये एंगल फिर से बना। जी मैम। यस मैम। जॉइंट के राउंड बनाना, जो जॉइंट था उसके सराउंडिंग आपका एंगल बन जाता है जब भी आप कोई तरीके की मूवमेंट करते हो। एंगुलेशन ऑफ द मूवमेंट आर रेफर्ड एज रेंज ऑफ मोशन। और ये जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे, वही एंगल हमारे रेंज ऑफ मोशन कहलाते हैं। और रेंज ऑफ मोशन को नापने के लिए आपको गोनियोमीटर खरीदना पड़ता है। खरीद लिया सब लोगों ने? नो। नो मैम। नो मैम। हाँ, जब आप कभी कॉलेज आइएगा तब आप लोगों को ये बात बताई जाएगी कि आपको गोनियोमीटर लेकर आना है ताकि आप अपनी नहीं किसी दूसरे की रेंज ऑफ मोशन नोट कर सके। फिर ये जग अगर मान लो मेरी रेंज ऑफ मोशन फुल है, जैसे मेरे को फ्लेक्शन करना है 180 डिग्री तक मैं कर पा रही हूँ, तो रेंज ऑफ मोशन को करेक्ट करने के लिए मेरे को जरूरत नहीं है गोनियोमीटर की। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा हाथ तो इससे ऊपर नहीं जा रहा जी, मेरा हाथ तो इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा? वो नापने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। द रेंज यस ऑफ मैम। will be perfect in one joint if the soft tissues are intact। अगर सॉफ्ट टिश्यू जो सारे उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो सब एकदम एक्यूरेट कंडीशन में है तो रेंज ऑफ मोशन जो होगी वो परफेक्टली पूरी आएगी। इफ एनी चेंज अकर इन एनी सॉफ्ट टिश्यू रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ अल्टरेशन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। जैसे ही कोई सॉफ्ट टिश्यू खराब हुआ, यानी कि किसी सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुई या चोट लगी या फिर स्वेलिंग हो गई, तो मूवमेंट वहां पे कम हो जाएगी। और मूवमेंट कम होते ही हमें पता लग जाएगा कि इसकी रेंज ऑफ मोशन कम है, तो अब हमें इस पे काम करना है। जनरली इन द हाइपोमोबाइल जॉइंट, हाइपो मतलब कम मोबाइल जॉइंट, रेंज ऑफ मोशन विल बी लेस। वहां पर रेंज ऑफ मोशन कम आएगी क्योंकि वो जॉइंट जो है कम मोबाइल है। एंड देन द नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होता उसके कंपेरेटिवली। इन हाइपर मोबाइल जॉइंट इट्स अ वाइस वर्सा, यानी कि अगर कोई जॉइंट हाइपर मोबाइल है तो वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा, रेंज ऑफ मोशन ज्यादा आएंगी उसके ऊपर। अगर कोई जॉइंट हाइपो मोबाइल हो गया है या कम मूवमेंट कर रहा है तो उसकी रेंज ऑफ मोशन कम आने लगेगी। दिस रेंज ऑफ मोशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर। देख लिया वर्ड गोनियोमीटर? जी मैम। यस मैम। हम्म। तो ये जो मूवमेंट हमें नापनी है, मापनी है, तो ये हम गोनियोमीटर की हेल्प से नाप सकते हैं। अब है देर आर टू टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके की रेंज ऑफ मोशन होती हैं। एक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, दूसरा पैसिव रेंज ऑफ मोशन। वो रेंज ऑफ मोशन होती है जो एक आदमी अपने आप अपनी मसल से करवाता है, और पैसिव वो रेंज ऑफ मोशन होती है जो वो मसल खुद से नहीं कर पाती है, उसको कोई असिस्टेंस चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अभी इसकी डिफाइन करते हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, द रेंज ऑफ मोशन विच इज अचीव्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ऊपर नीचे कर लिया। दैट इज बाय द एफर्ट ऑफ हिज ओन कॉल्ड एज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अपने आप से जोर लगाया और अपने आप से मूवमेंट किया, ये क्या हो गया? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। जनरली द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विल बी लेस इन हाइपोमोबाइल जॉइंट। जनरली जो हाइपोमोबाइल जॉइंट होते हैं उनके अंदर रेंज ऑफ मोशन कम मिलता है क्योंकि वो जॉइंट ज्यादा नहीं हिलते। अगर यही जॉइंट मेरे यहाँ पे स्वेलिंग आ जाए एल्बो पे, तो यही जॉइंट का ऊपर क्या होगा? ज्यादा मूव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे इतना इतना ही होके रह जाएगा। मैं कहूंगी यहाँ पे तो स्वेलिंग आ रखी है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये जॉइंट क्या है? हाइपोमोबाइल है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा। फिर हमारे पास में आता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। द रेंज ऑफ मोशन विच इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज पैसिव रेंज ऑफ मोशन। मतलब मैं खुद नहीं कर पा रही, मुझे किसी की मदद की जरूरत है इस काम को करने के लिए, तो उसे मैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन बोलूंगी। नॉर्मली बाय द पैसिव रेंज ऑफ मोशन वी कैन अचीव ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अगर मान लो मैं लेटी हुई हूं और मुझे कहा गया कि अपना शोल्डर फ्लेक्शन करो, मैं फ्लेक्शन में हाथ को लेकर गई,
इतना नहीं ले जा पाऊंगी जितना अगर कोई पैसिव मेरा हाथ कोई और बंदा उठाकर पीछे की तरफ कर दे, वो ज्यादा ले जाएगा, मैं कम लेकर जा पाऊंगी। और इन हाइपरमोबाइल जॉइंट द पैसिव रेंज ऑफ मोशन विल बी मोर देन द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अगर कोई जॉइंट जो है वो हाइपर मोबाइल है यानी कि ज्यादा मूवमेंट करने वाला है, तो वहां पर वैसे भी रेंज ज्यादा आने वाली है, बिकॉज द टाइटेंड स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रेच्ड बाय द पैसिव फोर्स। क्योंकि जो स्ट्रक्चर या जो मसल टाइट हो गई थी वो स्ट्रेच हो जाएंगी, कोई दूसरा अगर उसको करेगा, अपने आप से आप नहीं करोगे। बट इट कैन नॉट अचीव एक्टिवली, लेकिन ये एक्टिवली नहीं आ पाएगी जब तक कि वो मसल स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग में है। वो तभी उतनी रेंज लेकर आ सकती है, जब तक उस मसल को आप लूज नहीं करवाओगे तब तक वो मसल फ्रीली उतनी मूवमेंट नहीं लेकर आ पाएगी। द रेंज ऑफ मोशन में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी जॉइंट। हर जॉइंट का अपना अपना रेंज ऑफ मोशन है, सबका सेम रेंज ऑफ मोशन आ ही नहीं सकता। Range of motion may be varying from each and every joint, and each and every individual depend on the variety, size, bony prominence। हर किसी का अलग अलग रेंज ऑफ मोशन होता है। एवरी इंडिविजुअल के साइज पे डिपेंड करता है या उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना कर पाएगा। सेम joint range of motion may be different from individual to individual due to the variation of muscle bulk or bony prominence। आपकी हड्डियों और आपकी मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। To describe range of motion for each and every joint, नॉर्मल इंडिविजुअल की अब हम रीडिंग देखते हैं किसमें कितनी आती है। सबसे पहले हमारा प्यारा शोल्डर फ्लेक्शन 0 to 180 डिग्री नॉर्मल है, लेकिन कई लोगों में 150 160 भी मिलती है, कभी 170 भी मिलती है। अब फ्लेक्शन करके देखो, अपने हाथ के ऊपर करके देखो, सभी लोग अपना हाथ ऐसे सीधा था उसको ऊपर उठाकर लेके जाओ और देखो 0 से स्टार्ट करो। अपने कमर के पास में आपका हाथ लटका हुआ था, फिर आपने स्टार्ट किया और वो ऊपर तक गया, 180 तक जा रहा है वो पूरा हाथ। यस मैम। यस मैम। तो आपका क्या हुआ है, फ्लेक्शन 180 डिग्री। फिर आप एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन है 45 डिग्री। आप यहाँ पे हाथ रखे और हाथ को पीछे की तरफ ले जाओ, क्या हाथ जितना फ्लेक्शन में गया था उतना जा रहा है? नहीं, 0 से 180 45 सिर्फ 45 डिग्री तक जा पा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री। लेकिन अगर किसी का जॉइंट जो है शोल्डर का हाइपर मोबाइल होगा तो वो 60 डिग्री तक ले जाएगा, और जिनका नहीं होगा वो 40 तक ही रह जाएंगे। फिर आपके पास में आता है एबडक्शन, यानी कि ऐसे वाली मूवमेंट जो बाहर की तरफ हाथ है मेरा। एबडक्शन में फिर अगेन 0 से 180 डिग्री, और एडक्शन में वापस 0 डिग्री पे, तो 0 to 180 डिग्री। फिर आता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, दोनों के दोनों बराबर, ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री तक लेके जा पा रहे हो सब लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका था शोल्डर की मूवमेंट। फिर आता है आपके पास में एल्बो का। एल्बो में क्या होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट पर सिर्फ दो मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट कौन सा है, ये वाला फ्लेक्शन। ये एल्बो आप देख रहे हो एकदम सीधी है मेरी, यस मैम। 0 डिग्री बन रहा है। हाँ। जी मैम। अब देखना 135 कैसे बनेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लेक्शन कर रही हूँ, इतना ही बनता है, इतना ये इतनी डिग्री रहता है। जी मैम। यस मैम। तो ये 135 डिग्री तक आ गया, फिर मैं वापस 0 ले गई तो ये एक्सटेंशन हो गया। अब 135 से मैं 0 पे लेकर गई, मतलब मैंने क्या किया, एक्सटेंशन किया। समझ में आया सबको? मैम इसमें तो हाइपर एक्सटेंशन भी होता है ना, जो 10 डिग्री जो इंक्रीज करता है। हाइपर एक्सटेंशन मेरा नहीं है बेटा। अगर कभी मान लो किसी का जॉइंट जो होगा हाइपर मोबाइल होगा, तो जैसे मेरा ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, उनका नीचे तक चला जाएगा, ऐसे नीचे तक चला जाएगा 10 डिग्री। मेरा नहीं जाता है, मेरा हाइपर मोबाइल नहीं है। किसी किसी लोगों में कभी कभी ये चीज मिलती है कि उनका हाइपर मोबाइल होता है, लेकिन मेरा नहीं है, मैं नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद में आता है आपके पास में फोर आर्म की सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन यानी कि आप देखोगे कि ऐसे मेरा हाथ, अगर ऐसा मेरा नॉर्मल हाथ है, फिर ये क्या किया मैंने, सुपिनेशन किया, क्योंकि हाथ मेरा पाम जो है सामने की तरफ आ गई, फिर न्यूट्रल पे आया, फिर प्रोनेशन किया। प्रोनेशन यानी कि उल्टा हो गया, होते ही प्रोनेट हो गया। ये कहाँ पे रेंज करता है, 0 to 90 डिग्री। ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे मिड लाइन में था, फिर इसके बाद में ये सुपाइन हुआ, फिर प्रोन में गया, प्रोन में गया, 90 डिग्री एंगल पे ये काम करते हैं। फिर आता है आपके पास में रिस्ट। रिस्ट जो है ये नॉर्मल था, फिर फ्लेक्शन में आया 90 डिग्री, नॉर्मल आ गया।
ठीक है। उसके बाद में आप एक्सटेंशन देखते हो, एक्सटेंशन कम होती है। जैसे आपका ये था नॉर्मल एक्सटेंशन 70 तक ही गया, पूरा 90 नहीं गया। ये देखो सीधा नहीं हुआ, एकदम 90 डिग्री नहीं बना, थोड़ा एंगल कम बना, तो ये 70 डिग्री तक रुका। फिर आप देखते हो अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। अल्नर यहाँ पर अंगूठे की तरफ हमेशा आपकी रेडियस होती है, और अंगूठे की दूसरी तरफ आपकी अल्ना बोन होती है। बोन यानी हड्डियां दो है, इसमें आपकी दो हड्डियां हैं, एक यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे अल्ना है। इस वाली उंगली की तरफ अल्ना है, अंगूठे की तरफ रेडियस है। तो अगर हम अपनी रिस्ट को रेडियस यानी रेडियस की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो ये रेडियल डेविएशन, फिर सीधा, फिर अल्नर डेविएशन। हमेशा आप ये पाओगे कि जो आपका अल्नर डेविएशन है रिस्ट में वो 40 डिग्री तक आएगा, और रेडियल डेविएशन जो है वो 20 डिग्री तक आएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आपकी मूवमेंट होती है रिस्ट पे। उसके बाद में आपकी एमसीपी पे मूवमेंट आती है, ये जो आपकी मेटाकार्पल फेलेंजेस है इन पे, यहाँ पर मूवमेंट जो आती है, ये फाइन मूवमेंट है। ये जब आपकी क्लास के अंदर क्लास होगी तब एग्जैक्टली आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी अभी आप एक एक इसकी तो देख सकते हो, लेकिन इनकी मूवमेंट आप सिंगल सिंगल आप नहीं देख पाओगे। ऐसा ही सेम आपके साथ में होगा हिप का, हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सब लोग सीधे खड़े हो जाओ, हो गए? यस यस मैम। अब आप अपने पैर को सीधा, अपने पैर को छाती की तरफ लाने की कोशिश करोगे, एकदम सीधा। क्या किसी को अपने, कोई अपना पैर लगा सकता है सीधा लेकर आने पे, बिना घुटना मोड़ने पे? नो मैम नहीं। अब घुटना मोड़, घुटना मोड़ने के बाद में तो कर सकते हो, यस मैम लेकिन जो मूवमेंट आएगी वो 120 डिग्री ही आती है, 180 डिग्री वो भी नहीं आती है। ये आपका हिप फ्लेक्शन हुआ। अब आप अपने पैर को उल्टा ले जाओ, यानी पीछे की तरफ निकालो, बटक से पीछे की तरफ निकालो, देखो कितना पीछे जाता है आपका पैर। 30-35 डिग्री जाता है, एक्सटेंशन यस होता है। मैम फिर आप अपने पैर को साइड में निकालो, बाहर की तरफ। साइड में निकालोगे तो आपका आएगा एबडक्शन। ये भी आप 50-55 डिग्री तक कर पाओगे, पूरा का पूरा आप 90 डिग्री नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप पूरा कर पाते हैं, एडक्शन में तो सबका रहता ही है, सबके पैर एक दूसरे के पास में ही रहते हैं। फिर आता है आपके पास में एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। अब आप यहाँ पर बैठे हो, पैर लटका के बैठ जाओ, यस बैठे हो। अब क्या करना है, अभी आपको अपना जो राइट साइड, इमेजिन करिए कि आप राइट साइड के पैर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अपने घुटने से राइट साइड के लेफ्ट साइड के पैर की तरफ लेकर आएंगे। लेफ्ट साइड के पैर की तरफ लेके आएंगे तो वो टेढ़ा आएगा। यस मैम तो ये आया आपका 40-45 डिग्री तक, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन। और जब आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो उसी डायरेक्शन में आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो फिर आएगा आपका इंटरनल रोटेशन। अब आप बोलोगे कि बाहर की तरफ निकाला तो आपने इंटरनल बोला, अंदर की तरफ निकाला तो ये एक्सटर्नल बोला। ये इसलिए बोला बेटा क्योंकि ये मूवमेंट आपके घुटने पर नहीं हुई है। अगर आप हाथ लगाकर देखोगे तो ये मूवमेंट आपके हिप जॉइंट पर हुई है, यानी कि जहां पर आपकी थाई जो बोन है वहां पर ये मूवमेंट हुई है। आप हाथ लगाकर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करके देखो तो आपको पता चलेगा, आप फील कर पाओगे। ठीक है। यस उसके मैम बाद में आपके पास आता है नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जितना आप जैसे एल्बो को ऐसे मोड़ पा रहे थे, उतना ही आप अपने घुटने को अंदर की तरफ मोड़ पाते हो। सीधा करोगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री आता है। फिर आपका प्लांटर फ्लेक्शन आता है, यानी कि ये पंजा पैर का। अगर पैर का पंजा आप डोर्सी फ्लेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ करते हो, ऊपर की तरफ 20 डिग्री जाता है, नीचे की तरफ ज्यादा जाता है 45 डिग्री। नीचे की तरफ जाएगा मतलब कि डोर्सी प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ आएगा मतलब डोर्सी फ्लेक्शन। इन्वर्जन यानी कि अंदर की तरफ आएगा, इवर्जन यानी कि बाहर की तरफ जाएगा। इसके भी एमटीपी की जो फाइन मूवमेंट है वो हम कभी क्लास के अंदर देखेंगे। इन सब की मूवमेंट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी हो जो ना समझ में आई हो? नो मैम ठीक है।